वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेड परिवार। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? एसी सर्किट कंसिस्टिंग आरएलसी एलिमेंट्स। लास्ट लेक्चर में भी हमने यही पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था? ऐसे सर्किट पढ़े थे जिसमें या तो केवल रजिस्टर है, या केवल प्योर इंडक्टर है, या केवल प्योर कैपेसिटर है। इसका मतलब ऐसा इंडक्टर जिसका केवल इंडक्टेंस हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो। ऐसा कैपेसिटर जिसका केवल कैपेसिटेंस हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो। ये हमने पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे कि अब आरएलसी को अगर हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो उन्हें कनेक्ट करने के बाद सर्किट में करंट, वोल्टेज, पावर, इन सब की क्या वैल्यू होती है। तो ऐसे सर्किट को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जिसमें आरएलसी आपस में कनेक्ट है, मतलब या तो ऐसी कॉइल कनेक्ट हो जिसका रेजिस्टेंस हो, ऐसा कैपेसिटर कनेक्ट हो जिसका रेजिस्टेंस हो, या अगर किसी कॉइल को, कैपेसिटर को, इन सबको आपस में जोड़ दिया जाए तो उसकी करंट, वोल्टेज या पावर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीरीज सर्किट। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे? सीरीज कनेक्शन। कि अगर हमारे सर्किट, ये जो आरएलसी अलग अलग थे कंपोनेंट, ये हमारे किस में जुड़े हो? सीरीज में। और उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? अगर यही हमारे किस में कनेक्ट हो? पैरेलल में। तो जो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि सर्किट, ऐसा एसी सर्किट कंसिस्टिंग RL। इसका मतलब रजिस्टर एंड कॉइल। एक इंडक्टर है, एक रजिस्टर है, और या फिर ये कह लो एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस R है। ऐसे भी कह सकते हैं, या तो ऐसे कह सकते हो एक रजिस्टर है और एक इंडक्टर है, या ऐसे कह सकते हो कि ऐसी कॉइल जिसका आप रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। ये हमने क्या करें? साथ में कनेक्ट करें। डायग्राम अगर बनाए तो एक तो हमने क्या जोड़ दिया? रजिस्टर, और इस रेजिस्टेंस के साथ या रजिस्टर के साथ हमने क्या जोड़ दी? कॉइल, जिसका इंडक्टेंस कितना है L और रेजिस्टेंस इसका कितना है R। अब इसे हमने कौन सी सप्लाई दी? एसी सप्लाई इसे हमने यहाँ पर दे दी। ठीक है, एसी सप्लाई की जो वैल्यू हो गई V इज टू कितनी हो गई? VM साइन ओमेगा टी। ये इसकी वैल्यू हो गई। इसके थ्रू जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी? I करंट जाएगी। कौन सा सर्किट है ये? सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट का मतलब यहाँ जो R और L कनेक्ट है वो R और L आपस में किस में कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, तो कौन सा सर्किट है ये? सीरीज सर्किट है। ये चीज याद रखना, पैरेलल हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ हमारा सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में करंट क्या रहती है? सेम। देखो, ये जो करंट जा रही है I, यही R में जा रही है और यही कॉइल में जा रही है, इंडक्टेंस में। तो इसका मतलब इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट क्या है? सेम है। लेकिन इस सर्किट में हमने ये वोल्टेज अप्लाई करी है। जब हम वोल्टेज इस सर्किट में जाएगा तो देखो IR ड्रॉप यहाँ अलग करेगा और यहाँ पर I इंटू XL ड्रॉप अलग करेगा। इसका जो इंपिडेंस था वो कितना था? XL। कहा था रिएक्टिव इंडक्टेंस XL। इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? R। तो जब करंट इसके अक्रॉस जाएगी तो एक ड्रॉप यहाँ भी होता है, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस होने वाले ड्रॉप को हमने नाम दे दिया VR, और एक ड्रॉप कॉइल में भी होगा, इसके क्रॉस ड्रॉप को हमने क्या नाम दिया? VL। ठीक है, तो जब हमने सप्लाई दी आरएल सर्किट को जो कि सीरीज में कनेक्ट है, उसको सप्लाई देने पर करंट, क्योंकि सीरीज सर्किट में सेम रहती है, लेकिन जब यहाँ पर हमने करंट फ्लो कराई इन दोनों एलिमेंट से तो दोनों के अक्रॉस कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाले ड्रॉप को हमने VR कह दिया, इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप होने वाले ड्रॉप को हमने क्या कह दिया? VL। तो टोटल वोल्टेज तुम्हारी कितनी है? V, और इन दोनों ने इन दोनों के अक्रॉस क्या कर दिया? थोड़ा थोड़ा ड्रॉप कर दिया। अब हमें बताया कि जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस हो, या सर्किट में जब रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो कर रही है और उसके क्रॉस एक वोल्टेज है VR, तो हमें पता है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है? वोल्टेज लीड करती है, या फिर करंट, वोल्टेज और करंट आपस में क्या रहते हैं? सेम फेज में। लेकिन जब ये इंडक्टर में गई यही करंट और इसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज डेवलप हुई जिसे हमने VL कहा। अब हमें पता है इंडक्टर के अक्रॉस करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन है? करंट लैग करती है 90 डिग्री या वोल्टेज लीड करती है 90 डिग्री। यहाँ पर हमें क्या चीज पता है कि वोल्टेज अलग अलग है। सप्लाई करी हुई वोल्टेज कुछ और है, इन दोनों के अक्रॉस ड्रॉप होने वाली वोल्टेज क्या है? कुछ और है, लेकिन करंट क्या है? सेम है। तो जब हम फेजर बनाएंगे तो फेजर बनाने में अब हमें एक्स एक्सिस पे क्या लेनी है? करंट लेनी है। जो हमें रेफरेंस लेनी है, रेफरेंस अब हमें क्या लेनी है? करंट लेनी है। करंट हम रेफरेंस यहाँ पर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अब हमारी सर्किट में क्या चीज सेम है?
करंट सेम है, जो चीज सेम होती है उसे हम एक्सिस पे या रेफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि वो बार बार हमें उसका फेजर को क्या नहीं करना पड़ेगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा। वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट है तो इनकी वैल्यू यहाँ पर क्या होंगी, चेंज होगी। तो अब देखो यहां पर VR और VL दोनों की हम बनाते हैं वैल्यू। हमें बताए VR और I दोनों किसमें, सेम फेज में है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट होती है तो वो सेम फेज में होता है। तो I और V की जब वैल्यू बनाएंगे तो इसी डायरेक्शन में ही हम किसको शो करेंगे, V को भी हम इसी डायरेक्शन में ही शो करेंगे। तो V की वैल्यू अगर ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, V की वैल्यू को भी ऐसे ही कह सकते हैं कि इसी डायरेक्शन में, I की डायरेक्शन में ही हमारा क्या होगा, VR भी होगा। ठीक है, इसी की डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, VR ही होगा। वैसे कैपिटल वाला V बड़ा होता है, इस वाले V को अगर तुम बड़ा नहीं भी दिखाओ तो भी चल जाएगा, खाली ये दिखा सकते हो कि I फ्लो करने के बाद जो इसके अक्रॉस V होगा वो भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, फाई इज इक्वल्स टू 0, सेम फेज में होते हैं, हमने शो कर दिए। अब इंडक्टेंस की बारी आई। इंडक्टेंस में क्या होता है, जब कॉइल लगी है, इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होती है, तो यहाँ करंट पीछे रहती है 90 डिग्री। करंट पीछे कहो या वोल्टेज आगे कहो एक ही बात है। तो अब क्योंकि यहाँ वोल्टेज यहाँ है तो करंट, अगर करंट यहाँ है, अगर वोल्टेज दिखानी है तो वोल्टेज को ऊपर दिखाना पड़ेगा, करंट को पीछे दिखाना है, वोल्टेज को कहाँ, आगे। कहा था ना कि सर्किट किस डायरेक्शन में चलता है, एंटी क्लॉकवाइज में। सर्किट अगर कोई चीज आगे है तो उसे कहाँ बनाओगे, एंटी क्लॉकवाइज में। कोई चीज पीछे है तो उसे कहाँ बनाओगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब हमें किसकी वोल्टेज दिखानी है, अगर VL की वोल्टेज दिखानी है तो VL की वोल्टेज को हम कहाँ दिखाएंगे, 90 डिग्री पे दिखाएंगे। किससे, करंट से। तो VL की वोल्टेज हमारी कितने डिग्री पर हो गई, 90 डिग्री पर हो गई। तो ये हमने क्या दिखा दी, VL। तो VR सेम फेज में और VL कितने पे, 90 डिग्री पर। हमें क्या बनाना है, हमें तो रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए। तो रिजल्टेंट क्या होगी, इस तरीके से कहीं रेक्टेंगुलर वाले मेथड से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू हमारी बीच वाली होगी, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू हमारी हो गई V की। जो हमारी रिजल्टेंट है तो वो रिजल्टेंट हमारी किसकी वैल्यू हो गई, V की वैल्यू हो गई। तो वो रिजल्टेंट वैल्यू हो गई, ठीक है, या टोटल वैल्यू। तो V की वैल्यू हो गई रिजल्टेंट। तो यहां पर हम अगर यहाँ पर फॉर्मूला यूज करें, यहाँ रेक्टेंगल वाले मेथड से अगर यूज करें तो V इज इक्वल्स टू हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू, या ये लिख सकते हैं ऐसे। देखो चलो, ये VL है, ये भी क्या है, VL ही है। जो ये वाली वैल्यू है ये भी तो हमारी VL ही है, और ये कितनी है, VR। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पर अगर लगाएं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर प्लस बेस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। यही तो आया, ये VL यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है। तो VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल V का स्क्वायर। तो V इज इक्वल्स टू क्या भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में VR स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। VR किसके अक्रॉस ड्रॉप है, R के अक्रॉस। VL किसके अक्रॉस ड्रॉप है, L के अक्रॉस। तो R के अक्रॉस ड्रॉप हुआ तो VR की जगह क्या लिख सकते हैं हम, IR का स्क्वायर। इंडक्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हुआ तो इंडक्टेंस के रेजिस्टेंस को पीछे बताया था, क्या कहते हैं, रिएक्टिव इंडक्टेंस XL, पीछे ये चीज बताई थी। तो VL इज इक्वल्स टू I इंटू R होता है, और इंडक्टर वाले रेजिस्टेंस को क्या कहा था, इंडक्टेंस के रेजिस्टेंस को XL कहा था। तो I इंटू XL का स्क्वायर। इस पूरे सर्किट का जो कंप्लीट रेजिस्टेंस है, ये चीज शुरुआत में लिख लेना कि पूरे सर्किट का, RL सर्किट का जो कंप्लीट रेजिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, Z। इंपीडेंस, कंप्लीट रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, Z। तो माना या लेट इस सर्किट का जो तुम्हारा कंप्लीट रेजिस्टेंस है वो कितना मान लो, Z यहाँ पर मान लो, या एज्यूम कह लो, एज्यूम करके लाइन लिख लो, या Z करके लिख दो कि रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट इज Z, या एज्यूम रेजिस्टेंस ऑफ द RL सर्किट इज Z एंड इट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। चाहे वो यहाँ लिख देना कि इसे हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। तो V की जगह कितना लिख सकते हो, I तो सेम है, जो I यहां से जा रही है, यहां जा रही है, यहां जा रही है, वापस आ रही है, I सेम है, तो I ही लिखोगे, I इंटू Z। तो इस सर्किट से हम क्या लिख सकते हैं, I इज Z इज इक्वल्स टू I स्क्वायर, दोनों से बाहर आया कॉमन, और अंडर रूट से बाहर आ गया, तो कितना आ गया,
आई से आई कैंसिल हो गया, तो जेड इज इक्वल्स टू कितना आ गया, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो आरएल सर्किट का ये हमारा क्या होता है, कंप्लीट रेजिस्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। अगर किसी सर्किट में केवल आर नहीं है, किसी सर्किट में केवल एल नहीं है, किसी सर्किट में केवल सी नहीं है, बल्कि इनके कॉम्बिनेशन है आर एल, आर सी, आर एल सी, तब जो सर्किट का रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, इम्पीडेंस क्या होता है, एक तरीके का रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन वो किसकी फॉर्म में होगा, किसी ना किसी कॉम्बिनेशन, आर एल, आर सी या फिर आर एल सी, कुछ भी हो सकता है। तो क्या कहा है, केवल रेजिस्टेंस हो तो रेजिस्टेंस, केवल इंडक्टर हो तो रिएक्टिव इंडक्टेंस, केवल कैपेसिटर हो रिएक्टिव कैपेसिटेंस। लेकिन अगर ये मिक्स करके दिए हो तब रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंपीडेंस। इसे हम किससे शो करते हैं, जेड से इसे हम शो करते हैं। तो इंपीडेंस को शो करते हैं जेड से। तो कहीं भी अगर सर्किट में आर एल दोनों दिए हैं और उसका हमें इंपीडेंस निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ऐसे हमने ये क्या कर दिया, यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू पता लग गई, आरएल सर्किट में। अगर आरएल सर्किट सीरीज में जुड़ा है तो उसका हम इंपीडेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो अब कोई भी बच्चा अगर इस सर्किट का वोल्टेज पूछे, करंट दे दें, तो क्या निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू आई अपॉन जेड, जैसे आई अपॉन आर लगता था। लेकिन अगर यहाँ पर क्या पूछे, करंट पूछे कि आई इक्वल्स टू, तो आई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे पहले लिखते थे आई इक्वल्स टू वी बाय आर, अब लिख सकते हो आई इक्वल्स टू वी अपॉन जेड, तो करंट निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बता दी। नेक्स्ट चीज, अब हमें यहाँ और क्या बताना है कि क्या चीज और निकालने हैं, सेम। अब हम किस पे आते हैं, इंपीडेंस तुमने यहाँ पर देख लिया है, इंपीडेंस पे आओ फेज एंगल पे। यहाँ पर क्या चीज थी, ये किसी एंगल पे था ना, यहाँ फाई, ये यहाँ पर किसी एंगल पे है, तो तुम्हें ये फेज एंगल निकालना है। ये क्या होता है, फेज एंगल होता है। फेज एंगल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला तुम लगा सकते हो फेज एंगल निकालने के लिए, सबसे सिंपल, अगर tan का लगा रहे हैं, tan फाई। tan फाई तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है, tan फाई का जो फॉर्मूला होता है वो तुम्हारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा यहाँ कितना है, VL, बेस कितना है, VR। तो यहाँ पर अगर तुम्हें फेज एंगल निकालना है, फेज एंगल इज फाई, तो फेज एंगल निकालने के लिए कोई भी लगा सकते हो, tan थीटा, cos थीटा, कुछ भी। तो हम यहाँ tan से लगा रहे हैं कि tan फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर VL है, बेस हमारा VR है, VL को लिख सकते हैं I इंटू एक्सएल, VR को लिख सकते हैं I इंटू R। तो tan फाई इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, एक्सएल अपॉन R। ठीक है, तो ये हो गया हमारा tan फाई की वैल्यू। सही है। अब देखो इस सर्किट में भी हमारी करंट तो पीछे ही है ना, रिजल्टेंट वोल्टेज अभी भी क्या है, आगे है। इसकी जो ओवरऑल वोल्टेज है V, वो अभी भी करंट से क्या है, लीड कर रही है, लेकिन अब 90 डिग्री नहीं कर रही। हमें अब एंगल नहीं पता, सिर्फ कितना पता है, फाई पता है कि अब जो करंट से रिजल्टेंट वोल्टेज लीड कर रही है वो कितने से कर रही है, फाई एंगल से कर रही है। तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि आरएल सर्किट में, इन आरएल सर्किट करंट इज lagging by, current is lagging by phi angle। करंट हमारी कितने एंगल से लैग कर रही है, फाई एंगल से लैग कर रही है टू दी वोल्टेज। तो हम क्या कहेंगे, इन आरएल सर्किट, लिख लेना ये लाइन भी, इन आरएल सर्किट करंट इज लैगिंग बाय फाई एंगल टू द वोल्टेज। वोल्टेज से हमारी जो करंट है वो क्या कर रही है, फाई एंगल से लैग कर रही है। या क्या भी लिख सकते हो, वोल्टेज इज लीडिंग बाय करंट बाय फाई एंगल, कि वोल्टेज करंट से फाई एंगल से क्या कर रही है, लीड कर रही है। या तो वोल्टेज को लीड करो या करंट को, ज्यादातर हम करंट के टर्म में ही यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया वोल्टेज और करंट में हमारा क्या रिलेशन होता है। अब एक टर्म होती है पावर फैक्टर, वैसे तो ये तुम्हें आगे बता देते हैं पर यहाँ थोड़ा सा बता के चलना है। पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर हमारा होता है cos फाई। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई, कि जो तुम्हारी रिजल्टेंट या फेज की, या तो रिजल्टेंट कहो या फेज की, जो वोल्टेज होती है और करंट होती है, उनके बीच के
एंगल, ये जो फेज एंगल कहा था, उनके बीच के एंगल के कॉस को, उनके बीच के एंगल के कोसाइन को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। तो ये हो गया पावर फैक्टर। तो फेज एंगल के कोसाइन को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले में तुम cos फाई लगाओगे, cos फाई लगाओ, तो cos फाई बराबर कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है VR और ये कितना है V। तो cos फाई इज इक्वल्स टू यहां पर क्या लिख सकते हो, VR अपॉन V। VR कितना था IR, V कितना था IZ, तो R बाय Z। तो जो हमारा पावर फैक्टर होता है, ये तो मैंने निकाल के दिखा दिया है। पावर फैक्टर को डायरेक्टली कहते हैं किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस और इंपीडेंस का रेशो, किसी भी सर्किट के रेजिस्टेंस और इंपीडेंस के रेशो को उस सर्किट का क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। तो cos फाई इज इक्वल्स टू कितना आता है, R बाय Z आता है। अगर कोई बच्चा tan फाई से फाई नहीं निकालना चाहता है तो कहां से भी निकाल सकता है, cos फाई से भी फाई निकाल सकता है, वरना फाई हम ऐसे निकालते हैं, फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स XL अपॉन R फेज एंगल। तो अगर कोई यहां से फाई नहीं निकालना चाहता है, फाई कहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी, दोनों से जो फाई की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, सेम निकलेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं पावर। पावर सेम, इंस्टेंटेनियस पावर हमारी कितनी होती है, VT इंटू IT होती है। अब हमें V की वैल्यू यहां पर पता है, V इज इक्वल्स टू कितना है, VM साइन ओमेगा T, ठीक है। और जो करंट थी, हमें क्या पता लगा कि करंट किसी एंगल से क्या कर रही है, लैग कर रही है। हमने यहां देखा ना कि ये फाई एंगल से करंट हमारी क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो जो अब करंट की वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, IM साइन ओमेगा T माइनस फाई। या तो वोल्टेज में प्लस फाई कर दो या करंट में माइनस फाई कर दो, पर हम किसके में करते हैं, करंट में करते हैं, तो हम किसे करेंगे, करंट को ही करेंगे। तो IM साइन ओमेगा T माइनस फाई, तो कितना हो गया, VM IM साइन ओमेगा T इंटू साइन ओमेगा T माइनस फाई, ये यहां पर हो गया। यहां पर हमें किसका फॉर्मूला लगाना है, 2 साइन है साइन बी का। तो अगर 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला लगाओगे तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2 से यहां पर क्या करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ आ गया 2 साइन है साइन बी। 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो लगा दिया हमने cos A माइनस बी, cos A माइनस बी कितना हो गया, cos ओमेगा T माइनस cos ओमेगा T प्लस फाई, माइनस cos A प्लस बी, तो माइनस cos A प्लस बी ओमेगा T प्लस ओमेगा T माइनस फाई। ये वैल्यू जब यहाँ पर हमने निकाल दी तो VM IM बाय 2, तो एक टर्म तो हमारी यहाँ क्या आ गई, एक टर्म तो हमारी यहाँ पर आ गई cos फाई, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, और एक टर्म यहाँ पर क्या आ गई, cos 2 ओमेगा T माइनस फाई। ये निकल गई इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसमें, इंस्टेंटेनियस पावर इन RL सर्किट। हमें कौन सी पावर निकालनी है, हमें निकालनी है एवरेज पावर। एवरेज पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं जितने भी साइकिल का हमें करना है। तो हमें क्या करना है, VM IM बाय 2 cos फाई, इसका इंटीग्रेशन करना है एक, तो हमें 0 to 2 पाई, और हमें किसका करना है, इस वाली टर्म का करना है 0 to 2 पाई cos 2 ओमेगा T माइनस 5 डी ओमेगा T। तो ये हम पे आ गई एवरेज पावर निकालने के लिए। एवरेज पावर निकालने, बस मैंने अंदर मल्टीप्लाई करी है और कुछ यहाँ पर नहीं कराया है। इस पूरे का क्या कर रहे हो, एवरेज पावर निकाल दो। अब देखो यहाँ पूरी एवरेज पावर निकालने की कोई नीड फिर से नहीं है, जैसे हमने पहले करा था वही यहाँ भी निकल के आएगा। पहली इस वाली टर्म में कोई भी ओमेगा T का पार्ट नहीं है, तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगी, इस वाली टर्म में अगर हम एवरेज निकालते हैं तो कोई ओमेगा T का पार्ट नहीं होने से हमें लिमिट रखनी ही नहीं है। जब ओमेगा T यहाँ आया ही नहीं है तो 1 आएगा यहाँ निकल के, अगर आता भी है तो यहाँ हमें कोई लिमिट रखनी ही नहीं होती। इस वजह से हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म का कोई एवरेज नहीं निकालते हैं। इस टर्म का हम क्या नहीं करते, कोई एवरेज नहीं निकालते। यहाँ ओमेगा T जो वेरिएबल वाली चीज है वो यहाँ पर क्या है ही नहीं पे। तो हम क्या करते हैं, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, VM IM बाय 2 cos फाई।
तो यहाँ पर हम क्या नहीं करते, इसका कोई एवरेज नहीं निकालते, जितना ये है इसका यही एवरेज रहता है। लेकिन इस वाली पे फिर से कौन सी टर्म आ गई, साइन वाली यहाँ पर टर्म आ गई। जब यहाँ पर फिर से साइन वाली या कॉस वाली टर्म आ जाती है, तो कॉस वाली टर्म आने पर यहाँ कॉस ए माइनस भी लगा के सॉल्व करेंगे जब करेंगे। तो जब कॉस 2 ओमेगा टी आया, तो जब यहाँ भी ए माइनस भी लगेगा, एक तो आ जाएगा फाई वाली, एक कॉस 2 ओमेगा टी। हमने पीछे से करते हुए आ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जब भी कॉस या साइन वाली टर्म का हम एवरेज निकालते हैं तो ये कितना आता है, 0 ही आता है। तो जो इसका एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसको हम क्या नहीं करते, सॉल्व नहीं करते, और इसको भी डायरेक्ट लिख लो कि Vm Im बाय 2 cos फाई यहाँ पर क्या होती है, इसकी वैल्यू निकलती है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एवरेज पावर को यहाँ से P एवरेज इज इक्वल्स टू Vm बाय 2 √2 और Im बाय √2 cos फाई। यही चीज तो निकली यहाँ पर, Vm बाय √2 और Im बाय √2। Vm बाय √2 को क्या कह सकते हैं, Vm बाय √2 को क्या कह सकते हैं, Vrms। Im बाय √2 को Irms, और साथ में क्या है, cos फाई। तो अगर सर्किट हमारा कैसा है, RL है, तो उसकी एवरेज पावर क्या होती है, VI cos फाई। और यहाँ पर जो V और I है वो क्या है, RMS वैल्यू है। तो पावर ऑफ RL सर्किट इज VI cos फाई। V and I are the RMS value and phi is the angle between V and I। फाई जो हमारा है वो क्या है, रिजल्टेंट करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज के बीच का एंगल है। और कॉस फाई अगर पूरा करें तो कॉस फाई इज द पावर फैक्टर। तो ये हमारी क्या निकल गई, वैल्यू निकल गई। पीछे वाली इक्वेशन पे इतना ध्यान मत देना, पीछे वाली इक्वेशन साफ ये कहना कि जो कॉस फाई वाली कांस्टेंट टर्म क्योंकि उसके अंदर है, उसके अंदर कोई भी ओमेगा टी की टर्म नहीं है, तो इसलिए हम क्या नहीं करते, उसका कोई एवरेज नहीं लेते हैं, क्योंकि जो लिमिट भी लगाएंगे वो उसी में ही तो लगाएंगे, लिमिट भी जिसका हमें एवरेज निकालना है, कोई कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं, तो इसलिए उसका हम क्या नहीं करते, कोई एवरेज नहीं निकालते, कोई लिमिट नहीं लगाते हैं। लेकिन जो आगे वाली टर्म है उसका हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज निकालना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा भी है, यहाँ पर तुम इसे लिखोगे भी नहीं, यहाँ पर इसका हम क्या नहीं करते, कोई एवरेज निकालते ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी हमारी क्या नहीं होती, वेरिएबल टर्म होती ही नहीं है। तो इसे लिखो ही मत, ताकि बिना बात में कंफ्यूज हो गए। 1 का करोगे तुम, 1 का लिख दोगे, ओमेगा टी होता है, फिर लिमिट लगाओगे तो वैल्यू अपने आप ही तुम्हारी अलग आ जाएगी। और इस वाली वैल्यू का हम करते हैं, इसको जिसको डाउट हो, मान लो किसी बच्चे को डाउट भी है कि आएगा या नहीं, इसका इंटीग्रेशन करके देखना, इसी का इंटीग्रेशन 0 ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसका इंटीग्रेशन कितना लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो Vm Im कितना आ गया यहाँ पर, Vrms Irms cos फाई। तो ये हमारी किसकी पावर निकल गई, कौन से सर्किट की, यहाँ हमें पावर पता चल गई कि अगर सर्किट हमारा क्या है, RL सर्किट अगर हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो करंट यहाँ पर क्या कर रही है, लैग कर रही है। फेज एंगल निकल गया, पावर फैक्टर तुम्हें पता चल गया, पावर पता लग गई कि RL सर्किट की पावर यहाँ पर कितनी होती है। नेक्स्ट, अब हमें क्या, कौन सा सर्किट देख रहे हैं, RC सर्किट। कौन से, RC सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें क्या क्या हमारे लगे हुए हैं, R और C। ऐसा सर्किट जिसमें हमारा एक तो क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, और एक क्या लग रहा है, कैपेसिटर। तो हमने एक कैपेसिटर जोड़ दिया और एक क्या जोड़ दिया, रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी हो गई, I। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दी V इज इक्वल्स टू कितना हो गया, Vm sin ओमेगा टी। AC वोल्टेज ये हमने इसे दे दी। सीरीज है, सीरीज में फिर से करंट क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो सीरीज सर्किट में करंट क्या कर दी, सेम कर दी। R के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ या जो वोल्टेज हुई वो कितनी लिख दी हमने, VR लिख दी। और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज हुई वो कितनी लिख दी, VC लिख दी। कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज, मतलब कैपेसिटेंस का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, XC होगा, इंडक्टिव कैपेसिटेंस। और रेजिस्टेंस का जो क्या हो गया, R हो गया। टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस हुआ उसे हमने Z इंपीडेंस कह दिया। तो इसका जो इंपीडेंस है टोटल वो कितना है, Z है। ठीक है, सारी चीजें पहले ही यहाँ पर हमने क्या कर दी, डिनोट कर दी। अब सेम फिर से वही चीज हमने यहाँ पर करी। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फेजर बनाते हैं। सीरीज में या पैरेलल में सॉल्व करने से पहले हमेशा हम क्या बनाते हैं, फेजर। तभी हमें पता लगता है कि ये सॉल्व करने कैसे हैं। ठीक है, बस तुम्हें जब तक नहीं आया तब तक ये है, जब न्यूमेरिकल करोगे फिर तो फॉर्मूले तुम्हें सारे याद हो जाएंगे, जैसे कि तुमने यहाँ सारे फॉर्मूले क्या करे थे याद। अच्छा, इसकी वेव फॉर्म बनानी रह गई थी, इस वाले की वेव फॉर्म बनानी रह गई थी। तो चलो अभी मैं RC कराती हूँ, जब RC की वेव फॉर्म बनाऊंगी तो तुम्हें किसकी वेव फॉर्म, या अभी बना के दिखा देते हैं।
इसकी वेव फॉर्म रह गई थी, वेव फॉर्म बना के चलो तुम्हें यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म बनाने स्टार्ट करी। V ये किसकी वैल्यू हो गई, मान लो V की, Vm साइन ओमेगा t, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, Vm साइन ओमेगा t की वैल्यू। अब हमने किसकी बना दी, I की। I कितना है, Im साइन ओमेगा t माइनस फाइव, फाई एंगल से। अब वो फाई एंगल 90 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है फाई एंगल, पर फाई एंगल क्या है, पीछे है, 90 से कम ही होगा, 90 से ऊपर तो होगा नहीं, 90 से कम ही होगा। फाई एंगल क्या है, पीछे है। तो हमने क्या कर दिया, फाई एंगल पे दिखा दिया, कहीं भी फाई एंगल वो तुम ले सकते हो। तो फाई एंगल हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मान लो ले, तो कितना एंगल हो गया, ये जो एंगल है पूरे 90 डिग्री पीछे नहीं है, कितने एंगल से पीछे है, फाई एंगल से। तो ये हमने फाई एंगल दिखा दिया। ये क्या है, करंट Im साइन ओमेगा t माइनस फाइव, ठीक है। तो ये हमने करंट की वेव फॉर्म यहाँ पर दिखा दी। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि ये मिनिमम है तो मैक्सिमम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब तो फाई एंगल पे है, हमें नहीं पता है फाई एंगल कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 40 50 60 कुछ भी हो सकता है, 90 से के अंदर कुछ भी, 0 to 90 डिग्री के बीच में कुछ भी फाई एंगल हो सकता है। तो ये करंट की वेव फॉर्म हो गई। अगली बची पावर की, P इक्वल्स टू क्या है, VI cos फाइव। पावर का किससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर cos ओमेगा t वाली टर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि पावर किस टर्म में कितनी आएगी, कहां पर कितनी आएगी, बस ये चीज पावर की हमें याद रखनी है। देखो ये जो वैल्यू है ये ऐसे ही तो कहीं जा रही होगी, तो यहाँ पे ये निगेटिव है और यहाँ पर ये 0 है, तो इसका मतलब यहाँ जो पावर आएगी VI इंटू कॉस फाई है। कॉस फाई एंगल भी हमारा क्या है, 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो जो इनका सम मल्टीप्लीकेशन आएगा वो कौन सी वैल्यू आएगी, 0 से तो बड़ी आएगी, क्योंकि कॉस की वैल्यू अगर 30 भी हुई तो कितनी आ जाएगी, √3/2। कॉस 45 हुआ 1/√2, कॉस 60 भी हुआ तो 1/2, कोई ना कोई वैल्यू 0 से बड़ी होगी। लेकिन क्योंकि करंट निगेटिव है और वोल्टेज पॉजिटिव है, तो जो पावर की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही आएगी, माइनस में ही आएगी, ठीक है। तो इतने एरिया में तो पावर माइनस आती है, इतने एरिया में तो पावर क्या आती है, या हमारी माइनस आती है, इतने एरिया की पावर हो गई माइनस की, ठीक है। लेकिन अब दोनों वैल्यू चली गई पॉजिटिव, अब जो वैल्यू आएगी करंट की, वो करंट की वैल्यू हमारी कैसी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो अब जो यहाँ पाई तक जो वैल्यू आई, यहाँ पाई तक आई 2π0, अब जो पाई तक वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, ज्यादा भी आएगी और पॉजिटिव भी आएगी। तो ये हमारी किसकी वेव फॉर्म हो गई, पावर की, ठीक है। ठीक यही चीज अब दोबारा हमें किस में करनी है, यहाँ पे करनी है। अब देखो इतने वैल्यू में, यहाँ भी तो ये फाई एंगल ही तो आ रहा होगा, देखो यहाँ डिस्टेंस फिर से, यहाँ और यहाँ फेज में जो फेज डिफरेंस है हर जगह फाई का आएगा, ठीक है। पर यहाँ भी देखो वोल्टेज प्लस की, करंट प्लस की, वोल्टेज माइनस की, तो फिर से जो P आएगा V प्लस माइनस माइनस, तो इतने एरिया में फिर से पावर माइनस की आई, लेकिन जहां ये फिर से प्लस हो गए तो पावर फिर से किसकी आई, प्लस की आई। तो ये हमारा किसका ग्राफ होता है, RL सर्किट का पावर वोल्टेज और करंट का ग्राफ होता है। ये याद रखना, बस जितना फाई एंगल वो लैग कर रही है, फाई एंगल जहां लैग कर रहे हैं वही पावर निगेटिव मिलेगी, बाकी और जगह पावर किसकी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। तो यहां से भी देख सकते हो कि पावर जो पूरी एक साइकिल में है वो बराबर बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। तो हम क्या भी कह सकते हैं इसके हिसाब से कि पावर इसी वजह से हम कहते हैं बिल्कुल 0 नहीं आती, cos फाई पर क्या करती है, डिपेंड करती है, V पर भी, I पर भी और cos फाई पर भी। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, इस सर्किट के लिए पावर वोल्टेज और करंट का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से कौन से सर्किट पे थे, RC पे। तो RC को हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ लेते हैं। RC सर्किट के लिए ग्राफ बनाते हैं, सेम चीज कि RC भी यहाँ किसमें है, सीरीज में है, सीरीज में है तो करंट हमारी ये रही, एक ही करंट है, तो रेफरेंस किसे ले लिया हमने, करंट को रेफरेंस ले लिया। R के क्रॉस वोल्टेज VR, C के क्रॉस VC। रेजिस्टेंस में जब करंट जाती है तो सेम फेज में होते हैं, तो रेजिस्टेंस वाली जो वोल्टेज हमने दिखा दी
वो हमने क्या करी, सेम फेज में दिखा दी। रेजिस्टेंस वाली वोल्टेज के बाद हमने क्या देखा कि जो सी है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में जो करंट होती है वो लीड करती है, या वोल्टेज क्या होती है, लैग करती है। तो हमने जब कैपेसिटेंस की वोल्टेज दिखाई तो कैपेसिटेंस वोल्टेज हमने कहाँ दिखाई, नीचे, या करंट कहाँ दिखाई, आगे दिखाई। तो π/2 से कैपेसिटेंस वाली कहाँ दिखा दी, नीचे। अब इसका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो इसका अब रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट निकालोगे या ऐसे, तो ये हो गई रिजल्टेंट V। ठीक है, मैंने रेजिस्टेंस को VR कहा है, इसलिए मैं रिजल्टेंट को VR यहाँ पर नहीं कह सकती, खाली मैं क्या शो कर रही हूँ, रिजल्टेंट को V से शो कर रही हूँ। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, V की वैल्यू यहाँ पर हो गई। और ये करंट से कितने एंगल पर है, फाई एंगल पे। ये करंट है, करंट से जो रिजल्टेंट वाली वोल्टेज है वो कितने एंगल पर है, फाई एंगल पे हमारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब तुम फिर से फॉर्मूला लगाओ, टिग्नोमेट्री वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। V इज टू VR का स्क्वायर प्लस VC। ये जो VC है ये यहाँ पर है, तो कितना यहाँ पर लिख सकते हैं, V इज टू VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, या V इज टू अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। V इज टू VR की जगह कितना लिख दिया, IR का स्क्वायर, VC की जगह IXC का स्क्वायर, V की जगह IZ। ठीक है, तो यहां से I बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। तो Z इजिकल्स टू क्या हो गया, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। जैसे RL सर्किट में होता था R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, RC सर्किट में होता है R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक है, तो R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर यहाँ पर हमारा हो गया, रेजिस्टेंस का स्क्वायर, XC का स्क्वायर। तो RC सर्किट का भी जो पूरे सर्किट का इंपीडेंस होता है वो कितना होता है, Z। तो इंपीडेंस ऑफ RC सर्किट इज Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम चीज, फेज एंगल निकाल सकते हो, tan phi इज इक्वल्स टू XC अपॉन R। ठीक है, tan phi इज इक्वल्स टू XC अपॉन R। कैसे निकाला, वही VC अपॉन VR से ही निकाला। phi इज इक्वल्स टू tan इनवर्स XC अपॉन R। तो ये तो निकल गया फेज एंगल। ऐसे ही पावर फैक्टर cos phi R अपॉन Z ही होता है। तो पावर फैक्टर कितना हो गया, cos phi R अपॉन Z ही हुआ। पावर सेम, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल्स टू V इंस्टेंटेनियस इंटू I इंस्टेंटेनियस। तो V की वैल्यू यहाँ पर लिखो, I की वैल्यू यहाँ पर लिखो। V की वैल्यू इज, अब यहाँ हमने क्या चीज देखी कि यहाँ वोल्टेज पीछे है, करंट आगे है, तो हम क्या कह सकते हैं, इन RC सर्किट, current is leading by phi angle। तो RC सर्किट में क्या होता है, करंट हमारा कितने एंगल से लीड करता है, फाई एंगल से लीड करता है। तो हम कह सकते हैं इन RC सर्किट करंट इज लीडिंग बाय फाई एंगल टू द वोल्टेज। वोल्टेज से ये क्या करेगा, फाई एंगल से लीड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर I क्या करेगा, लीड करेगा फाई एंगल से। तो हमने लिख दिया इन RC सर्किट I इज लीडिंग बाय फाई एंगल। ठीक, अब हमें पता है I लीड कर रही है फाई एंगल से, तो I की वैल्यू क्या होगी, IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, I की वैल्यू कितनी होगी, I इज इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो हमने यहाँ I की वैल्यू लिख दिया, I इज इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक, तो हम यहाँ पावर की जगह यहाँ V इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी हो गया, I इज इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई यहाँ पर हमने लिख दिया। तो सेम चीज VM IM, स्टार्टिंग में साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये चीज हमने यहाँ लिख दी।
सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगाना है, किसका, साइन ए साइन बी का। साइन ए साइन बी का तो होता नहीं, 2 साइन ए साइन बी का होता है, तो ऊपर नीचे हमें किससे करनी है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है। तो 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर कर, नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं, इसे देख लो यहां पर, 1 मिनट रुको ना, वेट। यहां पर इसको याद कर लो, कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कितना आ जाएगा, कॉस माइनस 5 आएगा, और यहाँ कोस 2 ओमेगा टी प्लस 5 आएगा। तो P इज इक्वल्स टू VM IM स्मॉल आई एम, VM IM कॉस माइनस 5 माइनस VM IM बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5। ये आ गया तुम्हारा पीछे वाले से कि कॉस माइनस 5 और इतना, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, कॉस में जो भी एंगल होता है वो किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो एवरेज पावर में फिर से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये तो इंस्टेंटेनियस पावर थी, अगर हमें एवरेज पावर निकालनी है फिर से हमें क्या करना है, पूरी साइकिल का इंटीग्रेशन करना है। लेकिन हमारी फिर से जो ये वाली टर्म है इसमें हमारा क्या नहीं है, कोई भी वेरिएबल पार्ट नहीं है। इस वाली टर्म में हमें पता है कि कोई भी हमारा पार्ट क्या नहीं हो रहा, वेरी नहीं हो रहा है, ओमेगा टी पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, खाली वी और आई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, जो वी की मैक्सिमम वैल्यू है और आई की मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर हमें दिख रहा है ना, वी की मैक्सिमम वैल्यू फिक्स होगी, 90 डिग्री पर होती है, आई की मैक्सिमम वैल्यू फिक्स होगी, और cos फाई हमारा एक एंगल है, तो वैल्यू हमारी कैसी आएगी, हमेशा फिक्स आएगी। कोई भी टर्म ओमेगा टी पे क्या नहीं कर रही, डिपेंड नहीं कर रही। अगर ओमेगा टी पे कोई डिपेंड ही नहीं कर रही है तो हम यहाँ क्या नहीं लगा सकते, किसकी वैल्यू का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ओमेगा टी वाली फॉर्मूला हम यहाँ पर नहीं लगाते। तो इसका हमें एवरेज नहीं, इसका अगर एवरेज लोगे 0 to 2 पाई VM इसका अगर हम एवरेज लेते हैं तो इसका एवरेज तुम देखना सॉल्व करके हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 0। सेम चीज जो पीछे भी कही थी, इसका एवरेज तुम सॉल्व करके देख लेना, कॉस ए माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला लगाना, उससे तुम्हें क्या पता लग जाएगा कि जो इसका एवरेज आता है वो कितना आता है, 0 ही आता है। तो P एवरेज जो निकल के आता है वो आता है ये। अब फिर 2 को हम दोनों के नीचे अलग अलग ले लेते हैं, तो VM बाय रूट 2 IM बाय रूट 2 इंटू कॉस 5। तो V एवरेज जो पावर का हमेशा एवरेज निकलता है, एवरेज की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस की बात नहीं कर रहे। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, हमने जो डायग्राम पढ़ा था उसमें तो हर डॉट पे अलग अलग पावर आ रही थी, वो इंस्टेंटेनियस थी। इंस्टेंटेनियस 0 नहीं होती, इंस्टेंटेनियस तो देखो ये होती है, वो ओमेगा टी पे डिपेंड करती है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं, देखो ये है इंस्टेंटेनियस, ये रही इंस्टेंटेनियस, ओमेगा टी पे भी डिपेंड करेगी, फाई पे भी करेगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं एवरेज। एवरेज कभी भी ओमेगा टी पे डिपेंड नहीं करता। तो ये आ गया VRMS IRMS cos फाई। तो हमेशा VI cos फाई बोला जाता है, तो याद रखना VI cos फाई में जो V होती है और I होते हैं वो RMS वैल्यू होती है। फाई इज एंगल बिटवीन V एंड I एंड cos फाई इज पावर फैक्टर। तो cos फाई पावर फैक्टर है, फाई है जो तुम्हारा वो किस किस के बीच का एंगल है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। तो P एवरेज इज इक्वल्स टू VRMS और IRMS cos फाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर पावर की वैल्यू हो गई। अब हम क्या देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं, सेम चीज। तो ग्राफ देखने के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं वोल्टेज। तो हमने क्या करी, वोल्टेज की वैल्यू यहां पर बना ली। क्या है ये वैल्यू, VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये है वोल्टेज। करंट यहां क्या कर रही है, करंट यहां कर रही है लीड।
तो करंट को कितने एंगल से, फाई एंगल से। अब 90 डिग्री नहीं है, एंगल कितना है, केवल फाई एंगल से करंट लीड कर रही है। तो ये अगर 0 है, ये 0 है, ये पाई है, और ये क्या है, 2 पाई है। करंट किसी फाई एंगल से, हमने यहाँ फाई एंगल मान लिया, ठीक है। तो ये एंगल हमने कितना कह दिया, फाई कह दिया। यहाँ का जो इन दोनों के बीच का एंगल है फाई, यहाँ से करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। तो हमने करंट को लीडिंग यहाँ से दिखाया है, और करंट वोल्टेज से क्या आती है, नीचे ही आती है, तो नीचे ही हमने वो वैल्यू दिखा दी। तो इस तरीके से हमारी क्या चलेगी, करंट यहाँ पर क्या होगी, चलेगी। तो फाई एंगल, ये रहा फाई एंगल, ये रहा फाई एंगल, जहां भी जाएगी फाई एंगल से क्या जो होगी, करंट आगे जाएगी। तो फाई एंगल से करंट ने क्या कर दिया, लीड कर दिया। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ये वाली रेड वाली, रेड वाली हो गई करंट की, कितनी, Im sin ओमेगा टी प्लस फाई। फाई एंगल से करंट यहाँ कर रही है, लीड कर रही है, ठीक है। अब हमें बतानी है पावर। पावर हमने क्या चीज बताई, P इजिकल्स टू वी आई कॉस फाई होती है एवरेज, लेकिन इंस्टेंटेनियस तो क्या, V और I का मल्टीप्लाई। यहां हमने V और I का क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अगर हम यहाँ पर V और I का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर V और I के मल्टीप्लीकेशन में हमें क्या चीज मिल रही है कि जहां जहां भी वोल्टेज किसकी है, पॉजिटिव है, वहां वहां पर वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस वाले में जो हमारा आरसी वाला सर्किट चलेगा, आरसी वाले सर्किट में इतने हिस्से में हमारी वोल्टेज किसकी है, प्लस की, और करंट भी किसकी है, प्लस की है। तो यहाँ पर जो हमारी पावर होगी, यहां से देखो, यहां से, ये नहीं, ये वाली मत देखना, फाई एंगल वाली, फाई एंगल के लिए तो सेम कॉन्सेप्ट है। अगर फाई का देखो तो वोल्टेज तो यहाँ नीचे जा रही है, फाई में वोल्टेज तो देखो नीचे ही जाएगी। तो मैं 0 से बता रही थी, फाई का भी चलो तुम्हें यही कॉन्सेप्ट बता ही देते हैं कि यहाँ पर तो देखो, यहां से यहां तक तो वोल्टेज और करंट दोनों प्लस हैं, लेकिन आगे यहां से यहां ये किसकी है, माइनस की है। तो हम अगर यहां से यहां तक देखें तो पावर किसकी निकलेगी, पॉजिटिव निकलेगी। ये बना दी पावर, ठीक है। लेकिन ये जो फाई एंगल है, इस फाई एंगल में वोल्टेज निगेटिव है, करंट क्या है, पॉजिटिव है। तो जो पावर आएगी वो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन आएगी, तो क्या आएगी, निगेटिव आएगी, ठीक है। ये पावर फाई एंगल में। तो फाई एंगल वाला कॉन्सेप्ट वहां हो, आरएल में हो चाहे आरसी में हो, फाई एंगल पे जो हमारी पावर होती है वो हमारी कितनी आती है, निगेटिव आती है। तो P इजिकल्स टू क्या हो गया, निगेटिव, यहाँ P क्या हो गया, पॉजिटिव। अब अगर हम आगे चले इस वाले में, फिर देखो यहाँ भी फाई एंगल का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी जो हमारा फाई एंगल का डिफरेंस आ रहा है उसमें भी हमें क्या पता चल रही है कि यहाँ भी जो हमारी पावर निकलेगी वो क्या निकलेगी, इस वाले एरिया में निगेटिव ही निकलेगी। तो यहाँ भी हमने पावर को क्या दिखा दिया, निगेटिव। लेकिन अब जो यहाँ से यहाँ हुई वो पावर हमारी क्या हुई, ये ना ग्राफ थोड़ा पहले बन गया, प्रॉपर मतलब एंगल नहीं आया। अब देखो इतने एंगल पे फिर से पावर हमारी कितनी हो गई, निगेटिव। लेकिन अब जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है, यहाँ पावर भी मतलब जो वोल्टेज है वो भी निगेटिव जा रही है, जो करंट है वो भी निगेटिव जा रही है। तो इतने एरिया में फिर से पावर किसकी हो गई, प्लस की। तो ज्यादा एरिया में पावर प्लस की आती है, और जो फाई एंगल है वो होता है केवल, उसके लिए पावर किसकी आती है, निगेटिव की। यहाँ फिर वोल्टेज निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हो गई पावर फिर से। तो ये तुम्हारे एंगल है, देखो 0 टू पाई, पाई से 2 पाई। तो हमने क्या देखा, 2 बार पावर प्लस की मिल रही है, 2 बार निगेटिव मिल रही है। लेकिन जो निगेटिव मिल रही है वो सिर्फ कौन से वाले एरिया में मिल रही है, जितना फाई एंगल वो
क्या कर रही है, लीड कर रही है। तो चाहे RL हो या RC हो, जहां भी फाई एंगल आएगा वहां तो पावर होगी निगेटिव, और जहां अदरवाइज जो फाई के अलावा जो सर्किट बचा 180 माइनस फाई, उस पूरे एरिया में पावर किसकी मिलेगी, प्लस की। पावर की जो वैल्यू होगी ये इंस्टेंटेनियस है, जो यहाँ शो कर रखी है, ये वाली जो पावर है वो कौन सी वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस। ये पावर की कौन सी वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस। हर इंस्टेंट पे क्या करी गई है, ड्रॉ करी गई है। ये जो पावर का फॉर्मूला है कैसा है, यहाँ जो पावर का फॉर्मूला है ये तुम्हारा फॉर्मूला है एवरेज। एवरेज मतलब इस पूरे का जो एवरेज लिया गया। यहां से भी देख सकते हो कि जो एवरेज आएगा वो कभी भी क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो क्या नहीं आता, जीरो नहीं आता। ठीक है, तो हमारी ये किसकी वैल्यू हो गई, मतलब हमने क्या शो कर दी, पावर को यहाँ पर हमने शो कर दी। नेक्स्ट चीज, अब तुमने क्या देख लिया, आर सर्किट देख लिया, RL सर्किट देख लिया, मतलब R देख लिया, RL RC ये सारी चीजें तुमने यहाँ पर देख ली। नेक्स्ट जो तुम देखोगे वो क्या है, RLC, थर्ड सर्किट RLC सर्किट। अब हमें ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें रेजिस्टेंस भी हो, जिस सर्किट का कोई ना कोई इंडक्टेंस भी हो और कोई ना कोई कैपेसिटेंस भी हो। तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, इंडक्टेंस ड्रॉ करेंगे, कैपेसिटेंस ड्रॉ करेंगे। R रेजिस्टेंस हो गया, L कॉइल हो गई जिसका इंडक्टेंस XL हो गया, XC वो हो गई, C इसका कैपेसिटर। यहां पर हमने सप्लाई दे दी, सप्लाई की वैल्यू सेम, V इजिकल्स टू VM साइन ओमेगा T, और I इसमें क्या फ्लो हो गई, करंट। सीरीज में है तो सीरीज में करंट फिर से क्या होती है, सेम होती है। R के क्रॉस ड्रॉप कितना हो गया, VR, L के अक्रॉस ड्रॉप कितना हो गया, VL, C के अक्रॉस ड्रॉप कितना हो गया, VC। तो अलग अलग कंपोनेंट में हमने क्या भी शो कर दिया, वोल्टेज ड्रॉप भी शो कर दिया कि जो भी तुम्हारे अलग अलग कंपोनेंट लग रहे हैं उन अलग अलग कंपोनेंट में हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। तो VR VL VC हमारा क्या है, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। सेम पहले फेजर डायग्राम बनाओ, फिर किसकी वैल्यू निकालते हैं, करंट और वोल्टेज में क्या फेज डिफरेंस है, और फिर निकालते हैं हम इम्पीडेंस की वैल्यू। तो सेम हमारे पास क्या है, करंट है, कौन सा, रेफरेंस। तो करंट रेफरेंस, VR बनाओ, VL बनाओ, VC बनाओ। हमें पता है जो VR है वो तो हमारा क्या है, सेम फेज में है, लेकिन हमने देखा कि जो VL था, VL क्या करता है, करंट के केस में करंट VL के केस में जो करंट होती है वो क्या करती है, लैग करती है, वोल्टेज क्या करती है, लीड करती है। तो 90 डिग्री से इंडक्टर की वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है, करंट हमारी क्या करती है, लैग करती है। अब कैपेसिटेंस में आए, कैपेसिटेंस क्या करता है, कैपेसिटेंस करंट लीड करती है। तो 90 डिग्री से करंट ने क्या करा, लीड करा, तो करंट ने क्या करा, लीड करा। अब देखो इस तरीके से तो तुम रिजल्टेंट नहीं बना सकते हो, एक ऊपर की तरफ वोल्टेज एक नीचे एक इधर, इस तरीके से हमारा क्या नहीं बन सकता, रिजल्टेंट नहीं बन सकता। तो हमें क्या करना है, हमें किसी एक वोल्टेज को या तो VL को नीचे लाना है या VC को ऊपर लाना है। तो हम क्या करते हैं, VC को ऊपर यहाँ पर ले जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हम ले जा रहे हैं बल्कि उसे नीचे लाने की जगह। तो अगर VC को हम ऊपर ड्रॉ करना चाहें तो VC यहाँ पर ऊपर किसकी ड्रॉ हो सकती है, -VC। किसी का भी फेस अगर हमें जस्ट अपोजिट करना हो 180 डिग्री तो वो वैल्यू उल्टी हो जाती है, माइनस की हो जाती है, माइनस की हो तो प्लस की हो जाती है। तो VC को जब हम ऊपर की डायरेक्शन में लेगा तो VC किसका हो गया, -VC। अब अगर हम इनको ड्रॉ करें, इनका क्या लें, रिजल्टेंट लें, तो अब हमें क्या मिल जाती है, रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाती है यहाँ, जिसे हमने क्या कह दिया, V। तो V का सेम वही, ये VR है, ये क्या है, VL माइनस VC है। तो जो ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली, ये क्या है, VL माइनस VC। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला यहाँ पर अब क्या निकलेगा, सेम, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। अब वो वाली ब्रांच क्या हो गई, VL माइनस VC। V की जगह सेम, इस पूरे का जो इम्पीडेंस है वो कितना है, Z है, तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू Z, और स्क्वायर को ले गए यहाँ अंडर रूट में। VR की जगह कितना लिख सकते हैं, I इंटू R। VL की जगह कितना लिख सकते हैं, I इंटू XL।
और VC की जगह कितना लिख सकते हैं, I इंटू XC। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं IXL माइनस IXC, यहाँ कितना लिख सकते हैं IR, और यहाँ कितना लिख सकते हैं IZ। सेम हम क्या करते हैं, इसमें से I को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो I को जब यहाँ पर कॉमन लिया तो कितना आ गया, I से I कैंसिल हो गया, तो बचा ये Z इजिकल्स टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब क्योंकि देखो XL और XC आपस में अंदर स्क्वायर में है, तो इसलिए मैंने ये चीज कही थी, चाहे VL को नीचे ले जाओ, चाहे VC को ऊपर ले जाओ, चाहे यहाँ XL माइनस XC हो या XC माइनस XL हो, जो हमारी वैल्यू आएगी, अगर मान लो XL बड़ा हुआ है XC से, तो माइनस में आएगी, तो स्क्वायर होके तब भी प्लस की हो जानी है। अगर XC में से XL घटाओगे तब भी माइनस में अगर वैल्यू आती है, स्क्वायर होके किसकी हो जानी है, प्लस की। तो इसलिए डिफरेंस नहीं होता कि चाहे तुम VC को ऊपर ले जाओ या VL को नीचे ले जाओ, तो VL नीचे भी ले जा सकते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा ये रिजल्टेंट एंगल तो बदल गया, हाँ, तो यहां हम रिजल्टेंट को डायग्राम में देख के ऐसा नहीं कह सकते लीड कर रहा है, यहां हमने माना है VC ऊपर गया तो तुमने लीड दिखा दिया। अगर हम VL को नीचे कहते तो लैग हो जाता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर चीजें बतानी पड़ती हैं, टर्म लिखनी पड़ती है कि कब ये लीड करेगा, कब ये लैग करेगा, तो वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे अभी। तो फिलहाल तो हमारी Z की वैल्यू निकल के आई, Z इजिकल्स टू हमारा कितना आ गया, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ वैल्यू किसकी निकल के आ गई, यहाँ वैल्यू निकल के आ गई Z की। Z के बाद और क्या क्या चीज अब यहाँ पर शो होती है, देखो। अब कोई बच्चा कहेगा यहाँ करंट लीड कर रही है, लैग कर रही है, कैसे पता लगेगा। यहाँ हमने VL में से VC घटाया या VC ऊपर ले गए हैं, ठीक है, तो VL बढ़ा है एक तरीके से। अगर VL माइनस VC घटाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू ऊपर आ रही है, तो हम ये कहेंगे कि अगर XL इज ग्रेटर देन XC, अगर XL की वैल्यू XC से बड़ी आती है, या कहीं कहीं पे ये भी लिख देते हैं VL इज ग्रेटर देन VC, चाहे VL इज ग्रेटर देन VC लिखो, क्योंकि देखो सीरीज सर्किट है, I तो कांस्टेंट है, तो XL की और XC की मल्टीप्लाई करोगे तो VL और VC वही आने हैं, बड़ा वही आएगा जो XL होगा। तो अगर XL XC से बड़ा है, उस कंडीशन में करंट क्या करेगी, लैग करेगी। ठीक है, अगर हमारा XL क्या है, बड़ा है, तो हमारी करंट I क्या करेगी, फाई एंगल से लैग करेगी, किससे, वोल्टेज को। तो I क्या करेगी, लैग करेगी बाय फाई एंगल टू द वोल्टेज। ठीक है, लेकिन अगर XC बड़ा है XL से, अगर हमारा कौन बड़ा है, XC बड़ा है XL से, तो हमारी I क्या करेगी, लीड करेगी। सेम कॉन्सेप्ट बाय फाई एंगल, ठीक है, टू द वोल्टेज। सेम कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, C के केस में लीडिंग, L के केस में लैग। तो सेम चीज, अगर L बड़ा है XL बड़ा है तो करंट लैग ही करेगी फाई एंगल से। अगर XC बड़ा है, अगर मैं इसे नीचे ले जाती तो तुम्हें पता है ये फाई एंगल कहाँ आ जाता, नीचे आ जाता। तो करंट का लीडिंग या लैगिंग डिपेंड करता है कि हमारा XL और XC में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। अगर XL इज इक्वल टू XC, अगर कोई बड़ा नहीं है, ना XL बड़ा है ना XC, दोनों बराबर है, तो XL और XC अगर बराबर हो गए तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। तब फाई एंगल कितना आ जाएगा, 0, ना लीडिंग ना लैगिंग। अगर XL और XC, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, कि ना तो XL बड़ा है ना XC, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, उस केस में हमारा क्या होता है, ना कोई लीड करती है करंट ना लैग करती है, सेम रेजिस्टेंस की तरह सेम फेज में होती है, क्योंकि उस टाइम हमारा इंपेडेंस कितना हो जाता है, R हो जाता है। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गई। अब tan फाई का सेम केस, tan फाई बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, VL माइनस VC, तो VL माइनस VC को कितना लिख सकते हैं, XL माइनस XC, चाहे XL माइनस XC चाहे XC माइनस XL, तुम्हारी मर्जी है, अपॉन R। तो फाई एंगल यहां पर कितना हो गया, XL माइनस XC बाय tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, फाई एंगल की। कॉस फाई कितना आएगा, कॉस फाई कुछ भी हो सेम ही आएगा, R अपॉन Z,
और z हमारा कितना है, जो अभी वैल्यू निकल के आई। तो ये तुम्हारी tan phi की वैल्यू हो गई और हमारी किसकी वैल्यू हो गई, cos phi की यहाँ पर वैल्यू हो गई। tan phi निकल गया, cos phi निकल गया, अब किसकी बारी आई, पावर की। करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, तीसरी चीज कही चाहिए होती है पावर। इंस्टेंटेनियस पावर सेम फिर से वही Vt इंटू आई टी, और Vt की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी है, Vm साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू कितनी है, Im साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। लीड भी कर सकता है और क्या भी कर सकता है, लैग भी कर सकता है। तो अब तुम खुद देख लो कि यहाँ पर प्लस फाई वाला भी तुम निकाल चुके हो पीछे, किसके केस में, यहाँ प्लस फाई वाला सी के केस में, और माइनस फाई वाला भी निकाल सकते हो किसके केस में, एल के केस में। तो फिर से अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो वही आएगा जो अभी तक तुम करते हुए आ रहे हो, Vm Im साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। तो अगर इसका क्या लोगे, एवरेज, तो ऊपर नीचे वही 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहां तक 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आगे तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो सेम इसी को अगर फॉर्मूले को तोड़ोगे तो एक cos फाई वाली टर्म आएगी, एक विदाउट cos फाई वाली टर्म आएगी। तो क्या करना है, अगर एवरेज लेना है तो एवरेज वैल्यू आएगी Vm Im cos फाई बाई 2। अब मैं इसे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, सॉल्व पीछे कई बार कर चुके हैं, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो P एवरेज हमेशा कितना आता है, P एवरेज इज VRMS IRMS cos फाई। तो ये हो गई हमारी एवरेज वैल्यू। तो चाहे आरएल सर्किट हो, आरसी सर्किट हो, आरएलसी सर्किट हो, पावर हमेशा VI cos फाई होता है, वेयर V एंड I आर द RMS वैल्यू, फाई इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वोल्टेज एंड करंट, एंड cos फाई इज पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्या कर दी, डिफाइन आपको कर दी। ठीक है, तो पावर भी निकल गई। अब बस क्या देखना है, ग्राफ देखना है। ग्राफ क्या आएगा इसका, सेम जो अभी पीछे हम देखते हुए आ रहे हैं पावर का, वही ग्राफ आएगा जैसा कि हमने अभी तक क्या करा था, सर्किट में देखा था। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया, रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस की पावर देख ली, इंडक्टेंस देखा, कैपेसिटेंस देखा, आरएल देखा, आरसी देखा, आरएलसी देखा, फेज एंगल, पावर, करंट, वोल्टेज एंड पावर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज देख ली। अब एक चीज बताते हैं कि देखो, जब भी तुम ये फेज बना रहे थे डायग्राम, तुम्हारा हमेशा किसकी वैल्यू निकल रही थी, z की वैल्यू निकल रही थी। तो z की जब वैल्यू निकालते हैं तो हमारी कैसी वैल्यू, मतलब क्या चीज निकलती है, एक ही r निकलता है या c तो निकलता है, एक ये वैल्यू निकलती है और एक इस तरीके से, ये z होता है, ये r होता है, ये या तो xl होता है या ये क्या होता है, xc होता है, और ये एंगल होता है। यही चीज तो अभी तक तुम निकालते हुए आ रहे हो, पीछे जितने भी ग्राफ हैं, RL हो, RC हो, RLC हो, सब में यही तो एंगल तुम्हारा बनता है। हमने वोल्टेज हटा ली यहाँ से, वोल्टेज और करंट, सिर्फ किसका बना दिया है डायग्राम, R, L और Z के बीच में। तो अगर एक ट्राइंगल जो तुम्हारा R इंडक्टिव कंपोनेंट XL या XC और Z के बीच में बनता है, उसे तुम क्या कहते हो, इम्पीडेंस ट्राइंगल। तो ये एक तुम्हारा क्या है, इम्पीडेंस ट्राइंगल है। ये क्या है, इम्पीडेंस ट्राइंगल। इससे तुम किसकी वैल्यू निकालते हो, इम्पीडेंस की। देखो Z इजिकल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, Z इजिकल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, या Z इजिकल्स टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। वहां एक्सएल एक्सी कुछ भी हो सकता है या एक्सएल माइनस एक्सी भी हो सकता है, एक्सएल एक्सी हो चाहे एक्सएल माइनस एक्सी हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर क्या कर दी, नोट डाउन कर तुम्हें दिखा दी। और जो यहाँ Z और R के बीच का एंगल है वो कितना होता है, R होता है। इसी इंपीडेंस ट्राइंगल से हम क्या निकालते हैं, cos फाई की वैल्यू निकालते हैं। अगर कहीं पे इंपीडेंस ट्राइंगल की बात हो तो इंपीडेंस ट्राइंगल यही होता है, इंपीडेंस ट्राइंगल, इंपीडेंस और R या एक्सएल के बीच में बना हुआ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की शेप यही होती है, फाई इसका क्या रहता है, एंगल होता है। इसी फाई से हम क्या निकालते हैं, cos फाई की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। अब एक टर्म तुम्हारी यहाँ पावर आती है कि ये जो हमने पावर निकाली, तो हमने हर जगह क्या देखा, पावर में cos फाई की टर्म आ रही है।
और जब हमने खाली रेजिस्टेंस देखा था तो पावर में cos फाई की टर्म नहीं आई थी, खाली पावर कितनी आई थी, VRMS IRMS आई थी। और एक पावर अगर यहाँ पे cos फाई हटा के यहाँ क्या टर्म लग जाए, sin फाई। तो ये तीन तरीके की पावर कैसे आई, एक VI आई, एक VI cos फाई आई। तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर ऑफ अ सर्किट। ठीक है, पहले पावर पढ़ेंगे, उसके बाद हम RLC का ही कौन सा कॉम्बिनेशन देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर को हम इसी टॉपिक के साथ यहाँ पर खत्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।